ये सब हो गई थी ना, सब याद है आपको कि सब याद है? हाँ चलो याद है सबको। देखिए अब सबसे पहले ना ये जो, सुनिएगा पहले ध्यान से, पॉलिटी की जो बेसिक चाहिए थी वो हमने आपको करवा दिया। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं और हर एक अनुसूची पढ़ना है। जैसे प्रथम अनुसूची में अनुच्छेद 1 से 4 तक, दूसरे अनुसूची में 5 से 11 तक, बोलो हाँ है ना। तो ये सब अनुसूचीबद्ध तरीके से आपको पढ़ाई जाएंगी। तो अब सिर्फ ये बताना है कि शुरुआत किया तो किया कहां से जाए, हमको जो मन करे। चलिए देखो, इसमें पीपीटी पहले लगा कुछ कुछ है, उसको पहले देख लिया जाए। ये सब हो गई थी ना, एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये सब हो गई थी ना। चलिए आगे बढ़िएगा, ये सब हो गया था, सब याद है? पक्का याद है ना? हाँ, इसी स्रोत याद है एकदम फिक्स है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा जी, एकदम निश्चित एक क्वेश्चन आने वाली है। ठीक है ना, तो कौन कहां से सब याद है? चलिए, तो इसके बाद आपका होता है, आपका आएगा जर्मनी के बाद रूस हो गया, और इसके बाद आपका पेज खुलने वाला है जहां से आज की क्लास शुरू होगी। ठीक है ना? नहीं, जहां से क्लास शुरू होगी, तो आज की क्लास शुरू होंगी स्वरूप उद्देशिका से। क्या होंगी? उद्देशिका। अच्छा, अनुसूची हो गया ना जी, याद है सबको? पक्का एकदम 12। पहला क्या है? दूसरा वेतन भत्ता, बताए थे कि 2 और 3 एक साथ, तो दूसरा वेतन भत्ता और तीसरा शपथ। चौथा राज्यसभा, राज्यसभा में बोले हाँ ना। फिर बताया थे पांचवा छठा एक साथ, बोले हाँ ना। तो पांचवा में अनुसूचित जाति और जनजाति, याद है? और छठा में 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बोले हाँ ना जी। एकदम बताओ, एकदम टन टन बज रहा है घंटी, और क्या चाहिए? टनाटन बज रहा है। चलिए, तो ये हो गई कौन सी? छठा। सातवां में सूची, बोले याद है? 7 से 7 और 7 से सूची। और आठवां में भाषा, आठवां में भाषा। अब 9 10 11 12 एक साथ, बोले ना। नौवां था पहला संविधान संशोधन 1951, भूमि सुधार, है ना, भूमि सुधार। 10वां में था दल बदल, 52वां संविधान संशोधन 1800 1900। फिर 11वां 12वां एक साथ, 73 74 92 93। एक में नगर पंचायत, दूसरे में नगर। बहुत बढ़िया, बताओ जी, 12 अनुसूची याद है? पता है ढेर का ना पसीना छूटता है अनुसूची याद करने में, सही बता। और सब याद नहीं होता है? अभी याद होगा, देखिए ना, संशोधन वगैरह में नहीं हो याद होगा। अभी देखिए, अब देखिए प्रस्तावना और उद्देश्य। ठीक है ना? अब देखिए, प्रस्तावना और उद्देशिका के बाद है वो आपका मौलिक अधिकार, है ना जी, मौलिक अधिकार। अब देखो, ये जो मौलिक अधिकार है ये भाग 3 में दिखाई दे रहा है ना, तो इसके पहले भाग 1 और भाग 2 हमको करना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग, है ना। अब तो कहोगे कि सर भाग 3 कहां से आ गए 12 से 35, अब तो कहोगे। तो हम तो कहेंगे कि 1 से 11 पढ़ लेना, 1 से 11 छोड़ देना, एक नंबर बात बोले भाषा। चलिए कोई बात नहीं, उससे 1 से 11 के बीच क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ढेरों का लगता है कि भाई 1 से 11 हमको छूट गया। चलिए कोई बात नहीं, अगर आ गया तो सुनिए पहले। हाँ, अगर आ गया तो भाई अब किया जाए। हाँ, तो आ गया तो विकल्प करके नहीं खोजिएगा, पॉलिटी तो हम बस केवल, हमको बोला गया कि सर बड़ा समस्या चल रहा है, तो बोले कोई बात नहीं हम कर देते हैं, तो हम आपको कर रहे हैं। आई बात समझ में? ये नहीं कि हम ही को पकड़ेगा कि देखो पॉलिटी पढ़ाए थे विक्रम से। 3 महीना पहले क्लास कर चुके हैं पॉलिटी के, किए है ना जी?
पॉलिटी का कितना मैंने क्लास की हुई पहले बताओ आप, हुआ है ना? 70, हमको यही कहा गया है कि सर पॉलिटी का 70% सिलेबस हो गया है। हाँ, आप ही की कॉपी देखते देखते के अनुसार हमने शुरुआत किया है, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, हम लोग इस उद्देशिका को करने के बाद आज भाग 1 कंप्लीट कर लेंगे, अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है ना? अनुच्छेद 1 से 4 तक, और बड़ा मजा आएगा। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉलिटी है, सब इंटरेस्टिंग, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, ये सब चारों में मजा आता है। नहीं आता है मजा? बहुत मजा आती है केमिस्ट्री, समझ आ गया तब, नहीं आया तो फिर बहुत टफ। चलिए अब देखना, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, प्रस्तावना मतलब उद्देशिका। प्रस्तावना मतलब क्या है, ये उद्देशिका। अब हम देखना ध्यान से, कहता है ये है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही हम क्या कहते हैं, उद्देशिका। और हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में, कब, भारतीय संविधान चलिए अब एकदम आप ही बताइए, बताओ प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? हाँ, नेहरू ने, कब, बैठिए, 13 दिसंबर 1946 को, बताए थे ना? तो एकदम पहला लाइन वही देखिए, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर, अच्छा देख लिए जी, बोले हाँ। तो पहले इसको शुरुआत यहीं से हो गई ना, कि संविधान सभा में, देखिए संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था, ठीक है बात, आई बात समझ में? तो ई लाइन तो हम सबको होना चाहिए याद भी, कि संविधान सभा में, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हो रही थी, पहला 9 दिसंबर, दूसरा 11 और तीसरा 13, पहला का कौन अध्यक्ष, सच्चिदानंद, दूसरा का, और तीसरा में यही वाला काम हुआ, बोले है ना? तो इतनी तो बात पता हो गई। देखिए इसमें दो बात आती है, सबसे पहले कि ये जो प्रस्तावना जो वर्ड है, आवाज में, प्रस्तावना जो वर्ड है, ये प्रस्तावना जो शब्द है, वह किस देश से लिया गया है, अमेरिका से। और इसकी जो भाषा है, इसका जो लैंग्वेज है, वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना में बात को सुनिएगा, दो चीज आती है, इसका दो देशों से लिया गया है, पहली अमेरिका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। कहता है प्रस्तावना जो वर्ड है, मतलब उसकी जो शब्द है, उस शब्द कहां से लिया गया है, अमेरिका से। और उसकी जो भाषा, उसकी कैसी लैंग्वेज होना चाहिए, वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। आई बात समझ में? अब देखना, कहता है हम भारत के लोग संप्रभुता, अखंडता, ये सबको लास्ट होते होते क्या कहा गया है, कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। मतलब यही है कि हमारा जो संविधान है, वो कब बन के तैयार हुआ है, 26 नवंबर 1949 को। तो यहां से भी संविधान का बनता है कि प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है, तो हम भारत के लोग से। प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है, हम भारत के लोग से। आई बात समझ? बस यही समझना कि भारतीय संविधान, संविधान सभा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यहां एक वर्ड और जोड़ा जा सकता है कि भारतीय संविधान के तीसरी सभा, बोलो हाँ ना, ये संविधान का कैवा सभा था, तीसरा था ना? तो हम यहां कह सकते हैं संविधान, भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा के तीसरी सभा, संविधान सभा का संविधान सभा, संविधान सभा केवा भाई, तीसरा, यानी थर्ड संविधान सभा में प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पहले बातों को लिखिए, जल्दी लिखिएगा, उसके बाद आज भाग 1 कंप्लीट कर देंगे।
पूछ दिया तब, है कि नहीं? ठंडा बहुत ज्यादा कर दिया है, ठीक है ना, एकदम आराम से जैकेट वैकेट पहन के रहा है कुछ। अच्छा, इसमें फाउंडेशन वाला कौन कौन है एक बार बताइएगा, फाउंडेशन वाले। अरे तुम तो बोले कि टारगेट का है, लेकिन इस बार पेपर देना है ना, हाँ चलिए खूब अच्छी बात है। टारगेट वाले कौन कौन है, टारगेट वाले? टारगेट में लिए एडमिशन है तू? हाँ, टारगेट, और आप भी टारगेट, आप जी टारगेट में है? 3 4, आप टारगेट में है 5। अच्छा, और कौन टारगेट में है? नहीं, फाउंडेशन वाले भी। अरे तो एक बात पता है, टारगेट की क्लास, टारगेट ऐसा होता है कि आप कर रहे हैं फाउंडेशन की तरह। हाँ, चलिए आगे देखिए, वो तो इसका काम है दर्द करना, बोले है ना जी, इसका मतलब क्या कि भाई छोड़ दे। आगे देखिए, तो क्या बोल दिया कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था क्या, प्रस्तावना। उसके बाद कहा कि प्रस्तावना वर्ड कहां से लिया गया है, अमेरिका से, और इसकी भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। हम भारत के लोग इसका क्या है, स्वरूप है, ठीक है ना, हम भारत का लोग क्या है, इसका स्वरूप है। अब देखो ये मेन समझना है, ठीक है ना, ये मेन इसका समझना है। देखिए एकदम इसी तरीके से आप भी लिखिएगा। अरे अभी एक्स्ट्रा समझते हैं, हाँ बहुत हाई है लेवल की। बात को सुनिएगा, कह रहा है कि ये जो प्रस्तावना है, देखिए अरे आप लोग हमें ना सर दर्द सब गायब हो जाता है। बात को सुनिएगा, देखिए ये जो प्रस्तावना है ना, ये जो प्रस्तावना है, मेन यहाँ 3 बात में कहा गया है कि पहले इसका स्रोत क्या है, इसका स्वरूप क्या है, और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो स्वरूप को, प्रस्तावना को पहले पहले सुन लीजिए तब लिखिएगा, पहले मेन समझना होता है। कॉपी किताब में सब लिखल मिल जाएगा, जब तक दिमाग में सेट नहीं होगा उसके बाद लिखिएगा। देखो कहता है कि ये जो प्रस्तावना है इसको 3 खंडों में बांट दिया गया है। उस प्रस्तावना का रूपरेखा, उसका स्रोत क्या है, तो स्रोत का मतलब सीधा है हम भारत के लोग। और बहुत बार पूछा है कि प्रस्तावना संविधान का स्रोत क्या है, तो स्रोत क्या है, हम भारत का लोग, और लोग का मतलब क्या है, भारत की जनता, भारत की जनता, मतलब फिक्स है कि इसकी जो शुरुआतें होती है वो हम भारत की जनता से। लाख प्रयास कर लेगा लेकिन हम भारत की जनता इसको बदल नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि हमारे संविधान में 2 तरीके के हैं, एक लचीला तो एक कठोर, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, बताए थे ना। मतलब कुछ ऐसे नियम हैं जो बिल्कुल टाइट है, उसको बदल नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जो बदला जा सकता है। कैसे, संविधान में संशोधन करके। तो संविधान में संशोधन होते रहते हैं और उसमें नए नए वर्ड जुड़ते रहते हैं, जुड़ सकता है, लेकिन अब हम इसको हटा नहीं सकते। मेन बात यह है
कि अब हम इसको हटा नहीं सकते। तो यही है कि इसकी क्या है, हम भारत की जनता, हम भारत का लोग। तो संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत की लोग। अब देखो इसका स्वरूप, इसका स्वरूप क्या है, फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले कहता है कि जो हमारा जो प्रस्तावना है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब यह है कि पहले जब इस प्रस्तावना नहीं था तो आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय, अगर कोई भारत पे कोई विदेशी आक्रमण करे तो इसका निर्णय, या कोई हमारे देश में ही कोई राज्य अलग हो या उसके कोई अलग से कोई बंटवारा कर रहा हो, तो उसका सब का निर्णय कौन लेगा, हमारे खुद, हम भारत के लोग। कौन लेगा, हम भारत के लोग। और हम भारत का लोग किससे बना है, संसद। कौन है, संसद। और संसद में मेन रूप से कौन होती है, लोकसभा। कौन होती है, लोकसभा। जैसे आपको पता होगा कि बजट कहां पेश होता है, लोकसभा, कभी राज्यसभा में नहीं होता है। आई बात समझ में। तो बताओ क्यों, क्योंकि लोकसभा जनता का लोकप्रिय सदन है। क्यों है, लोकसभा जनता का क्या है, लोकप्रिय सदन है। क्यों, क्यों लोकप्रिय है, क्योंकि उसमें जनता डायरेक्ट वोटिंग करती है और जो जनता को जो अच्छा लगे वो उसको वोट डालती है। और इतना जान लीजिए, यही यही क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब कि जो लोकसभा निर्णय कर देगी, जो लोकसभा निर्णय कर देगी, आंतरिक स्रोत या तो फिर कोई बाह्य स्रोत, कोई भी बाहरी निर्णय लेना है। बातों को सुनिएगा। अगर मान लिया जाए कि हमको चीन के साथ युद्ध करना है या नल्ला पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है, तो अगर नल्ला पाकिस्तान के साथ या तो फिर चिड़िया चिड़िया चीन के साथ, तो इन दोनों के साथ अगर युद्ध करना है तो निर्णय कौन लेगी, संसद। कौन लेगी, संसद। और संसद में भी सबसे ज्यादा पावर किसका है, लोकसभा का। किसका है, लोकसभा का। क्यों, क्योंकि लोकसभा जनता का लोकप्रिय सदन है। क्यों, जनता का लोकप्रिय सदन है। और लोकसभा का मेन हेड ही कौन होता है, प्रधानमंत्री। और ये जो निर्णय ले लिया हो गया, नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, नाम मात्र का राष्ट्रपति। हमारे देश में अभी के डेट में राष्ट्रपति को एकदम प्यार से लतियावल जा रहा है, सही मायने में कहा जाए तो। उसको से पूछ का देखो, बिना राष्ट्रपति के ठप्पा या मुहर या साइन लगे, बिना उसके साइन हुए कुछ संभव नहीं है। अगर मान लिया जाए कि राष्ट्रपति जी कहीं टूर पे घूमने गए, अब गया मोदी जी का फोन कि हाँ बोलिए, बोले कि राष्ट्रपति जी तक हाँ कहिए, तो हम ये जैसे बिहार को बांटना चाह रहे हैं, बोलेगा अब बताओ राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है अभी के डेट में कि वो मना कर दे पीएम को, मोदी को, कि नहीं नहीं बांटेगा। आई पसंद में। और जहां मना कर दिया तो महाभियोग लगा देगा, क्योंकि संसद लोकसभा उसी की, बोले हाँ ना, लोकसभा उसी को है। मतलब कि एकदम प्यार से लतिया देगा उसी को। जैसे जानते हैं ना, जैसे परिवार में जो अहमियत फूफा की होती है, वही अहमियत आज के डेट में राष्ट्रपति का है हमारे देश में। लगता है अगर फूफा जी रूस में जाते हैं तो सब कुछ शादी संपन्न हो जाती है, होता है ना जी। और अगर दामाद रूस जाए तो शादी नहीं हो सकती। कुछ कुछ ऐसे नियम होते हैं जो उनके बिना अधूरा हो जाता है। तो फूफा अगर रूस जाए तो कोई मत, रूस जा भाई, हो जाएगा काम। लेकिन अगर दामाद रूस जाए तब हो सकता है कि उनके सिवा कुछ ऐसा होता ना जी, दामाद का कुछ काम नेक होता है। हाँ, तो वही है कि देखो, हाँ कोई भी हो, नेक हो, रस्म हो। हाँ, तो यही बात क्या कह रहा है कि इसका स्वरूप है, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब कि जितना भी निर्णय लेना होगा वो हम संपूर्ण लेंगे, किसी दूसरे देश पे अब आश्रित नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आंतरिक निर्णय या बाह्य निर्णय सब कौन लेगा, आई बस। उसके बाद कहता है समाजवादी। हमारा जो राष्ट्र होगा वो कैसा होगा, समाजवादी। मतलब कि हर, देखो, एक परिवार से एक समाज बनती है और उसी समाज से एक गांव का डेवलपमेंट होता है, और कई गांव के मिलने से एक डिस्ट्रिक्ट बनती है, और कई डिस्ट्रिक्ट के मिलने से एक राज्य बनती है। तो सबसे छोटा परिवार को नहीं रखा
किसको रखा? समाज। किसको रखा? समाज को। तो यही बात क्या है कि हमारा जो राष्ट्र है वो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है। क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब, पंथ निरपेक्ष का मतलब इसी को हम, इसी को हम एक और क्या सकते हैं? धर्मनिरपेक्ष। क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। मतलब जो हमारा राष्ट्र है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र। कैसा? लोकतांत्रिक। और ये है गणराज्य मतलब गणतंत्र। लोकतंत्र और गणतंत्र का ये तो एक ही है। आई बात समझ में? तो ये इसका क्या हो गया? स्वरूप हुआ। इसका क्या हुआ? स्वरूप हुआ। एक बार फिर से ये कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय सब कौन लेगा? हमारा देश खुद लेगी। कौन? खुद लेगी। उसके बाद कहता है कि हमारे देश में बहुत से नियम है। पहला कह रहा है समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा लोकतंत्र और गणतंत्र। यही क्या है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना का स्वरूप। ये इसकी रूपरेखा मतलब इसकी खूबसूरती है। नहीं देखा कि उसका रूप कैसा है भाई? बोलेगा सुंदर है या ऐसे है वैसे है। तो ये इसका क्या है? रूप है। ये इसकी क्या है? प्रस्तावना की खूबसूरती है। अब देखो इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ये चारों वर्ड आई समझ में? पहले हर एक पॉइंट को पहले समझिए ना, उसके बाद। अरे हमने कह दिया, देखिए सुनिएगा ध्यान से, हमने कहा कि जितना ऐसे सबसे संविधान में कहा गया है कि सबसे छोटी इकाई क्या है। जैसे तुम लोग वैदिक सभ्यता में पढ़ा होगा, कुल, जन, जनपद, तब महाजनपद, पढ़े हैं ना? सबसे छोटी इकाई कुल और सबसे बड़ी महाजनपद, पढ़े हैं ना? उसी तरीके से संविधान में सबसे छोटी इकाई क्या है? समाज। क्या है? समाज। आई बात समझ में? कई समाज बने, कई समाज के मिलने से गांव, और कई गांव के मिलने से एक डिस्ट्रिक्ट, कई डिस्ट्रिक्ट मिलने से एक राज्य, और कई राज्य को मिलने से, बताएंगे जब पढ़ाएंगे ना भाग 1 में और अनुच्छेद 1 में, यही है भारत राज्यों का एक संघ है। आई बात समझ में? तो 1 से 4 तक बड़ा मजेदार पेज है और इसी को छोड़ते हैं, नहीं पढ़ते। अनुच्छेद 1 में क्या है पता है? अच्छा, 2 में अनुच्छेद 2 में क्या है? अच्छा, नए राज्यों का निर्माण। हाँ बोलिए। अच्छा, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण। देखिए, खैर बात अलग है, आज अगर टाइम बचता है तो पूरा कर लेंगे। अब बातों को देखिएगा, मतलब एकदम पॉलिटी साफ है, साफ है, मतलब कि आधा है ना जी। बातों को समझिएगा। ये क्या हो गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र। जो लोकतंत्र है ना वही गणतंत्र है। हाँ, कुछ नहीं। अरे गणतंत्र, गण मतलब लोक, लोक का मतलब जनता, तो यही है लोकतंत्र। ये दोनों एक ही बात है। यहां भी कई बात मिलेंगे, देखिए ना आगे। आई बात समझ में? अब देखिए यहां इसका क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। इसका क्या है? देखो ये है इसका स्वरूप। उसका रूप कैसा है? क्या हुआ? बहुत बदमाश है आप जी। अब देखिए, बातों को सुनिएगा। अब क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका रिजल्ट क्या होता है? सबसे पहले कहता है कि न्यायिक, न्यायिक मामले में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमारा जो संविधान है वो केवल 3 ही फेज में न्याय दे सकता है। पहला सामाजिक, उसके बाद आर्थिक और उसके बाद राजनीतिक। एक बार पूछ चुका है सवाल कि हमारा किस चीज का न्याय नहीं देता है? तो धार्मिक न्याय नहीं देता। आई बात समझ में? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक देता है लेकिन धार्मिक नहीं देता है। अगर बताओ, 3 तलाक धार्मिक है? वो सामाजिक है? नहीं। अरे सुनिए, देखता नहीं है कभी कभी, 3 तलाक धार्मिक नहीं है, 3 तलाक क्या है? सामाजिक है। आई बात समझ में? समाज में दिखता है, जैसे हिंदू धर्म कोई लड़ाई कर लिया, पहले बातों को समझिए। हिंदू धर्म में कोई एक दूसरे को माथा फोड़ दिया तो लोग कहता है क्या कि रुक आवे दे पर्व, पर्व में तुमको करेंगे। क्यों? क्योंकि पर्व त्योहार में अगर कोई झगड़ा करता है तो धार्मिक हो जाता है। तो क्या हो जाता है? धार्मिक हो जाता है।
और कहता है उसी टाइम कहता है, देखता है ज्यादातर लोग दुश्मनी निकालेगा कब? होली के टाइम। कब निकालता है? होली के टाइम। क्यों? क्योंकि होली हिंदुओं का धर्म है, वो क्या है? धर्म हो जाता है। और उस टाइम सब अपना भड़ास निकाल लेता है। और उस टाइम केस मुकदमा होती हैं, लेकिन वो उतना टाइट केस नहीं होता। बस जिस थाना में केस हुआ उसी थाना में रफा दफा हो जाएगा। बस जिसका माथा फूटा, अरे दरोगा की नौकरी बड़ा बढ़िया है। आई बात समझ में? सबसे बढ़िया नौकरी किसका है? दरोगा का। अगर तुम एगो थाना का मालिक बन जाओगे, सुनिए, तो जिसका माथा फूटा उसको से ही पैसा, और जो फोड़ा उसको से ही पैसा, कहता नहीं जी? दरोगा का एकदम बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया है। हाँ, पर डे 10,000। देखो ये जोड़ भी ली है, पर डे 10,000। अच्छा, आपके पापा ऐसा ही है? अच्छा, इसीलिए देखिए हम इनको एकदम लेखा जोखा देखिए इनके पास लेखा जोखा है जी। सही बात है। जिनका माथा फूटा उनसे भी पैसा, और जिनसे एक तो जो केस करने गया, और भाई जानता है एकदम थानेदार बताएंगे ऐसे ऐसे केस नहीं करो, वो केसों करे के रूप बताएंगे कि ऐसे ऐसे लिखिए। कभी गया है केस करने? हाँ, गया है केस करने। तो जब भी सुनिए, जब केस करने करने जाइएगा ना, तो वही बताएंगे ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एकदम एकदम उसको एकदम गिरा देना है। अब फिर जब वो जाएगा काउंटर केस करने, तो उसको ही बताएंगे कि ऐसे लिखिए, पैसा दोनों से। बोले यार ना, पैसा दोनों से। ये देखो, हमारे देश को ना वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग। क्यों? क्योंकि जब देखना, जब भारत आजादी के टाइम में था ना, सब वकीले थे, सब वकील थे। और वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों? जिसका माथा फूटा उसके लिए अलग वकील, और जो फोड़ा उसके लिए अलग वकील। दो वकील की नौकरी फिक्स हो गई। अब वो भी नहीं, एकदम केस लंबा जाएगा, पैसा दोनों से टानेगा, देखते हैं ना। और यही बात दरोगा साहब का। तो दरोगा का भी नौकरी बढ़िया है पैसा देने की बात में। वो बात अलग है कि बाद में फिर कुछ नहीं। ये इसका स्वरूप था। कहता है कि उद्देश्य में न्याय भी 3 स्तर पे। कौन कौन पे? सामाजिक। अगर समाज में किसी तरीके की कुरीतियां हो जाए, या किसी तरीके को समाज में कोई दबाव कर रहा है, तब आप उसका मुकदमा कर सकते हैं। फिर कहता है आर्थिक। आर्थिक रूप से अगर मान जाए कि आपको कोई जमीन हड़प लिया, वो क्या हो गया? आर्थिक। तो उस टाइम में भी आप केस कर सकते हैं। या आपके घर पे कोई दूसरा कोई कब्जा कर लिया है, वो क्या हो गया? आर्थिक। मतलब जमीनी विवाद हो गया, रुपया पैसा से जो भी काम हो गई, वो क्या हो गई? आर्थिक। उसके बाद कहता है राजनीतिक। मतलब कि अगर तुम कोई किसी को कानून का उल्लंघन करो, है ना, कोई मान लिया जाए कि अभी अनुच्छेद 370 हट गया। अब देख नहीं रहा था, लॉकडाउन में बना दिया था कि अभी कौन सी धारा 144 लागू है। मतलब अगर 4-5 गो एक साथ इकट्ठे नहीं घूम सकते, इकट्ठा अगर घूम गया तो पुलिस लतियाएगी। बोले हाँ ना, पुलिस लतियाएगी। और ज्यादा उसके साथ खरखाई करोगे तो पकड़ के जेल में, तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपातकाल में मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। आई बात समझ में? आपातकाल में मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। वो केवल आपात उपबंध में होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे देश में आपातकाल नहीं भी होता है, तो अपना पुलिस लोग, बिहार में खास करके, बोले हाँ ना, और केहू तो देखने को नहीं मिलेगा, बिहार में खास करके पूरा मौलिक अधिकार पर कब्जा किए हुए कौन? पुलिस लोग। कौन? पुलिस लोग। एकदम कह दिया है। वो बात अलग है कि देखो, अगर आज के डेट में ना, अगर आपको कह दे कि मोटरसाइकिल पे ट्रिपल लोडिंग नहीं जाना है, कानून है, ये कानून बना हुआ है कि आपने वो संसद में पारित कर रखा है कि ट्रिपल लोडिंग जाओगे तो इतना फाइन लगेगा। बोले हाँ ना, इतना फाइन लगेंगे। आपने ट्रिपल लोडिंग गया, फाइन दे दिया तो काम खत्म। लेकिन पुलिस, वाह, कहो मत, एकदम जबरदस्त डंडा दिखाएगी। बिहार पुलिस एकदम डंडा दिखाएगी। और वो भी नहीं, उसके बोलने का तरीका देखिएगा, उसका जो बोलने का जो टोन है, वो केवल टोन सुनिएगा, लगता है कि ये पता नहीं कौन सा आईएएस करके आया है। सही बता रहा हूं, उसका केवल टोन सुनिएगा ना, और सही मायने में कहा जाए कि वैसे आदमी, ठीक है आप गलत हैं, और गलत रहने भर में केवल उसके
टोन के सुन करके 3-4 गो खाली अनुच्छेद उसके सामने मुंह से बक दीजिएगा तो सीधे रे से आप पे आ जाएगा। आई बात समझ में? सीधे रेप से आप पे आ जाएगा, नहीं समझ जाएगा कि लड़का लगता है कि पढ़ा लिखा है, इसको हम केवल ऐसे बोल दिए हैं तो हो सकता है कि नौकरी जा सकती है। आई बात समझ? एकदम गौर से। अब बताओ, उसको कोई अनुच्छेद और आर्टिकल वार्टिकल पता नहीं रहता है। कुछ कुछ को पता रहता है, ऐसी बात नहीं है, समझ बूझ के वो सामने वाला का पुलिस का चेहरा बता देता है कि इसको पता है कि नहीं पता है। उसको जब देखो ना पुलिस का हाव ताव, उसको पता लग जाता है। खैर हम पकड़ लेते हैं कि हाँ इसको, इसके सामने भाई हम भी एक स्टूडेंट ही टाइप के दिखते हैं, और स्टूडेंट के ऐसा ना, ऐसी बात नहीं है, बहुत बदमाशी टाइम भी करते हैं। लॉकडाउन में जबरदस्त पकड़ लिया, हम जा रहे थे दवाई लाने। अरे बस हम कहाँ जा रहे थे? दवा लाने जा रहे थे, मम्मी का तबीयत खराब था। और उस टाइम टिकटॉक पे देखते थे, एकदम पीछे बांध लेता था, सब्जी लाने जा रहे, देखे थे ना, और जबरदस्त फेमस भी हुआ था। हम जा रहे थे दवा, सिंगल हेलमेट वेलमेट सब लिए हुए था, हेलमेट वेलमेट सब लिए हुए था। और हम एकदम इत्मीनान से भाई, अब उस टाइम था कि इमरजेंसी में आप दवा लेने जा सकते हैं, उस टाइम भी नियम भी था। और बात सही है, मेरी मम्मी का तबीयत खराब था, हम दवा लेने जा रहे थे, और उस बीच में एक थाना पड़ता था, थाना पड़ता था। भाई साहब हमने मोटरसाइकिल से जा रहा था, रोका, हमने रोक दिया इत्मीनान से। उसकी टोन सुनिए, एकदम अपने श्लोक में बात किया, सीधे जो श्लोक होता नहीं हम लोगों का, तो श्लोक दे करके बात शुरू किया। हम उस टाइम जल्दी में थे, हालांकि उस टाइम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि देखिए अभी दवा लाने जा रहे हैं, अभी थोड़ा नहीं, कैसे जाएगा, जबरदस्त तरीके से। भाई साहब इतनी बहस हुई, इतनी बहस हुई कि बाद में वही पुलिस वाला हमको दवा ला करके मम्मी को पहुंचाया। हम आराम से बैठ गए हमारे पास में, तो ये उसके समझना पड़ता है इत्मीनान से, इतना गारंटी के साथ। वहां का जो दरोगा थे ना, दरोगा साहब हमको एकदम इत्मीनान से, हम भी बहुत गर्म हो गए थे, हालांकि हमारे जल्दी गर्म नहीं होते, गर्म हो गए तो हमको बिठाया थाना में एकदम इत्मीनान से, ठंडा पानी वही ला करके देके आप बैठ के पीजिए। और वही पुलिस जो रोका था ना, वही गया अब इत्मीनान से। उसके सामने बस 10 को जब अपना अनुच्छेद बक दीजिएगा ना कि ऐसे ऐसे क्या अधिकार है, पूरा मौलिक अधिकार वाला बात, तो हम सामने वाला चुप हो जाएगा, बिल्कुल चुप हो जाएंगे। लेकिन पुलिस वाला भी देखता है कि इसको पता है कि नहीं, पुलिस वाला भी इतना दिन से वो काम कर रहा है, और अनपढ़ आदमी के ज्यादा पकड़ता है, और एकदम पढ़े से पकड़ लेता है कि हाँ इसके पास नॉलेज है कि नहीं। आई बात समझ में? तो ध्यान से उस सब भावनाओं को देख के पता लगता है। खैर अब देखना, हमारा जो न्याय है वो कितने स्तर पे? 3 पे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय हमारा न्याय नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान में किसका न्याय नहीं होता है? तो धार्मिक। 3 चीज का होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब देखो यह कहता है कि स्वतंत्र और समता। स्वतंत्रता का मतलब हम लोग सभी क्या हैं? स्वतंत्र हैं। सभी क्या हैं? स्वतंत्र हैं। किसी को कुछ जो मन में आता है कर लीजिए। आई बात समझ में? अब जो मन में आता है कर लीजिए, इसका मतलब ही नहीं कि किसी को गलिया दीजिएगा, है ना जी, तो उसका भी अधिकार है मारने का, तो फिर कर लीजिए। तो हम सब क्या हैं? स्वतंत्र। स्वतंत्र का फायदा भी ज्यादा मत उठाइए, क्योंकि फिर उसके ऊपर संविधान है, तो संविधान के अनुसार काम करिए। एक बार जब पूरा संविधान अगर आपको दिमाग में सेट हो जाएगा और पूरा अगर समझ जाइएगा, तब इतना जान लीजिए कि अब आपको ही लगेगा कि हम एक आदमी हैं। वो जो पुलिस जो इतना नौटंकी करता है, अब जब एक बार जब पूरा संविधान, केवल मौलिक अधिकार हम आपको पढ़ा देंगे ना, तो अब फिर एकदम पुलिस से आप लोग भिड़ जाइएगा, सही बारे में कहा जाता, केवल मौलिक अधिकार पढ़ लीजिएगा तब। अब देखिए यहां कहता है स्वतंत्र है, उसके बाद समता। समता का मतलब भाईचारा। समता का मतलब क्या है? भाईचारा। मतलब फिर है कि हम लोग एकदम भाईचारा गांधीवादी थ्योरी पे चलते हैं, ठीक ना, समता या समानता, ठीक है ना, समता या समानता मतलब भाईचारा। देखिए यहां देखिए, व्यक्ति की गरिमा, हर एक व्यक्ति का एक गरिमा होता है, और उसके गरिमा को अगर आप ठेस पहुंचाइएगा, अगर उसके गरिमा को आपको नुकसान पहुंचाइएगा, कहा जी खिसिया कह रहा है, देखो मेरा भाई गधा खिसिया रहा है, तो उठा के पटक देंगे। अब देखो ये क्या है? व्यक्ति की गरिमा।
और देखो ये व्यक्ति की गरिमा, मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति का ना एक गरिमा होती है, उसकी कोई लेबलिंग होती है, और अगर उसके लेबल को अगर आप किसी तरीके से नुकसान पहुंचाइएगा तो उसके उसके उसको फिर ना उसको इज्जत के ऊपर धब्बा लग जाता है। बोलेगा तुम हमको तू ऐसे कर देगा, छोड़ेंगे नहीं, और फिर जबरदस्त मुकदमा होती है। तो व्यक्ति की गरिमा को आपको ठेस नहीं पहुंचाई। उसके बाद कहता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। सबसे इंपॉर्टेंस यही है कि कहता है कि जो हमारा राष्ट्र है वो बिल्कुल एकजुट होना चाहिए, और क्या है, अखंड भारत। क्या है, अखंड भारत। जितने भी हमारे देश में कई राज्य हैं, उस सभी राज्य मिलके एकता है। अभी हम बताएंगे, जब हम आपको बताएंगे अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, और अनुच्छेद 2 में यही का जिक्र है, एकदम एकता और अखंडता हमारे देश में। हमारा जो, अच्छा आगे बताऊंगा। उसके बाद क्या कर रहा है, बंधुत्व, मतलब कि वही बंधुत्व क्या है, भाईचारा। तो समता कहिए या बंधुत्व कहिए, बात एक ही है। आई बात समझ में? एक बार फिर से सारी बात समझ लीजिए। इसका स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। समाजवादी, सबसे छोटा क्या है, समाज। उसके बाद पंथ निरपेक्ष, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। उसके बाद लोकतांत्रिक और गणतंत्र, ये दोनों एक ही बात है। उसके बाद हमारा जो न्याय है 3 तरीके का होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक नहीं होता। ये बार बार फोकस करवा रहा हूं। उसके बाद स्वतंत्र, सब स्वतंत्र है। समता, भाईचारा है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की एक ऊपर की एक लेबलिंग होती है, उसको जहां नुकसान पहुंचाओगे जबरदस्त मुकदमा होगा। उसके बाद कहता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। अनुच्छेद 1 यही कहता है, क्या, कि हमारा राष्ट्र एक भारतीय कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। वही क्या है जी, एकता और अखंडता। 3 तरीके का होता है, एक होता है कन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। तो हमारा देश एक यूनियन है। क्या है, एक यूनियन है। उसके बाद होता है बंधुत्व, मतलब कि भाईचारा। लिखिए इन बातों को पहले। जल्दी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो पानी लाए हैं ना जी। डेली लेते आइएगा। हाँ पक्का। ला के आप पीजिएगा नहीं, खाली मेरे लाइएगा। मेरा ना आवाज ऐसा हो जा रहा है यार, ठंड से कि ज्यादा पढ़ाने से। पीता हूँ, नहीं 7-7 घंटे क्लास हो जा रही है रोज की, और कुछ ज्यादा चिल्लाते भी हम क्लास में, इसलिए ज्यादा आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। अब देखना, अब पॉलिटी जैसे ही खत्म होगा, ज्योग्राफी हमें करना है, फिर साइंसो करना है। दिमाग है ना जी, क्या है ये, हैं? आराम आराम से पढ़ाएंगे। मार्च में पेपर है, अप्रैल में है। अरे तो बात अलग है ना जी, आप ऊपर से ऑर्डर है कि नहीं जल्दी खत्म कीजिए। देख लिए, न्याय 3 तरीके का, एकदम ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल पूछ चुका है। देख लिए, आप लिखे, कब लिख लिए भाई? अच्छा ये सब नहीं हुआ था? हाँ, हो गया था ना जी। कौन बोल रहे हैं जी?
फाउंडेशन वाला कहाँ से पड़ेगा, उसको तो अब शुरू शुरू हुआ। अच्छा एक बार आओ, पहले फाउंडेशन दी। अच्छा अब चलेगा पता भाई, अब पूरा बीपीएससी का बागडोर मेरे हाथ में आ रहा है, जैसे ही करेंगे वैसे होगी। इतनी बात लिख लिया ना इतना। चलिए अब देखिए आगे, अब इसको में ना थोड़ा मजा आएगा। यहां से सवाल बनते हैं, ठीक है ना, यहां सवाल बनते हैं। अब इसको पहले देख लीजिए, यहां से मेन सवाल बनते हैं। कहता है अरे यार केहू परेशान कर रहा है आज। चलिए कहता है भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, प्रस्तावना को। लेकिन अनुच्छेद 32 को भी कहा गया है, लेकिन किसने कहा है, कहता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, अगर सवाल में किसी वक्ता का नाम नहीं करे। आई बात में कि कौन बोला है, अगर खाली कह दे कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है तो प्रस्तावना। लेकिन अगर कह दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तब अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 करवाऊंगा, बहुत मजा है, जो उसमें 5 तरह के रेट जारी होते हैं, ठीक है ना, पता है, जो पता रहेगा वो बोल दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ अब देखो, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, प्रस्तावना को। या इसे या इसी को कहता है भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान की कुंजी, मतलब कि ताला, तो चाबी नहीं खुलता है तो ये कुंजी है जी, ये क्या है, चाबी है। तो ये मेन है कि भारतीय संविधान का चाबी है और इसके बिना ताला खुलवे नहीं करेगा। इसीलिए प्रस्तावना सबसे इंपॉर्टेंट है। केवल इसका पहला वर्ड ही इतना जबरदस्त लिखा है कि संविधान की खूबसूरती बढ़ जाती। कौन सा, केवल हम भारत के लोग। किसी भी संविधान में, किसी भी देश का संविधान में ऐसा वर्ड नहीं जोड़ा कि हम भारत की जनता। बताओ, एक बार के सवाल पूछ दिया गया था क्या कि अगर लोकसभा, राज्यसभा, पूरा संसद एक बार भंग कर दिया जाए, बम से उड़ा दिया जाए, लोग बहुत से सवाल पूछते रहते हैं। अब एक बार ना मैं क्लास ले रहा था गया में, तो गया में एक बच्चा ने अटपटांग सा सवाल पूछ दिया कि हम पढ़ा रहे थे संसद उस टाइम, बताया कि सर अगर संसद को हम बम से उड़ा दिए तब फिर कैसे चलेंगे अपने यहाँ साम्राज्य, तब कैसे होंगी। सवाल भी कहना सही था भाई। अब लोकसभा, राज्यसभा, पूरा संसद ही भंग हो जाए, पूरा एकदम जितना भी था सब खत्म, तब राष्ट्रपति भी गायब हो गए, पूरा संसद खत्म हो गया। तब अब जब पूरा संसद ही खत्म हो जाए तब क्या फिर राष्ट्र चलेंगे, कैसे चल पाएंगे। तो अपना संविधान है और संविधान में पहले ही कह दिया गया है हम भारत के लोग, देख रहा है। अब जो जनता निर्णय करेगी वो कानून बन जाएंगे। अब फिर से हाँ एकदम साफ कह दिया है हम भारत के लोग। इसीलिए संविधान की खूबसूरती है, ऐसा किसी भी देश के संविधान में ऐसा वर्ड नहीं जोड़ा गया था। कौन सी, हम भारत की जनता। देख रहा है, ये आप लोगों को लग रहा है, लेकिन केवल ये वर्ड जोड़ देने से संविधान की खूबसूरती बढ़ गई। आई बात समझ में। चलो अब देखो, कहता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, प्रस्तावना को। कहता है कि देखो उस टाइम 3 गो था, बेरूबारी संघवाद और एक था केशवानंदी भारती। कहता है 1960 में संविधान की भाग नहीं है। 1960 में, हाँ 1960 में कहा गया कि जो प्रस्तावना है उस संविधान का भाग नहीं है, उसको नहीं रखा गया कि प्रस्तावना कोई भी संविधान का भाग नहीं है। कौन सा, प्रस्तावना। अतः इसे परिवर्तन नहीं किया जाएगा। देख रहे हैं, मतलब कि प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह संविधान का भाग ही नहीं है। लेकिन उसके जस्ट कहता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यपाल 1973 में यहां कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है।
है ना जी। प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन इसका मूल ढांचा में बदलाव नहीं। दिखाई दे रहा है ना, एकदम साफ देखिए, एकदम साफ कह दिया कि जो इसका जो मूल जो और कुछ बदल सकते हैं बदलिए। जैसे देख रहे हैं इसमें 3 वर्ड जोड़ा गया, संविधान, निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया है, लेकिन इसको अगर जो मूल ढांचा जो बन के तैयार हुआ है उसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये कौन सा हो गया, एकदम नम्यता और अनम्यता, अनम्यता वाला हुआ, एकदम बदला नहीं सकता। एकदम साफ कह दिया कि संविधान का अंग भी मान लिया, कहा कि संविधान का भाग भी है, लेकिन इसका मूल ढांचा में कोई बदलाव नहीं। देख रहे हैं, मतलब कि जो हम भारत का लोग जो जनता जो लिखा गया है उसको कभी बदल नहीं सकते। उस साफ कह दिया। कौन सा में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यपाल, एक मीटिंग हुई 1973 में। कब हुई, 1973 में। पहले कह दिया गया 1960 में क्या कि संविधान का ये भाग ही नहीं है, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में, सॉरी कब जी, 1946, 1946, कब, 13 दिसंबर, और 13 दिसंबर को संविधान सभा में पेश किया था कि यह प्रस्तावना है। अब बताओ कितना जबरदस्त खुरपाती दिमाग, शैतानी दिमाग लगाए होंगे जी जवाहरलाल नेहरू, कितना अच्छे तरीके से खूबसूरती से लिखे होंगे, हम भारत की जनता संप्रभुता, अखंडता, समाजवादी एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। बोले है ना, देखो हर तरीके का सबका उस टाइम दिमाग बिल्कुल एकदम क्या था जी, कहो तो पूरा पाती वाला दिमाग। अब देखिए आगे कहता है कि एकदम इस लाइन को एकदम पूरा अंडरलाइन कीजिएगा, ये बहुत ही जबरदस्त लाइन है। संविधान का अंग भी है, लेकिन इसके मूल ढांचा में कोई बदलाव नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 बातें जोड़ी गई। दिखाई दे रहा है, कौन, समाजवादी, निरपेक्ष और अखंडता। मतलब ये मूल संविधान में नहीं था। बोले हाँ ना, जब मूल संविधान का जब प्रस्तावना बन रहा था ये 3 बातें नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया है 1976 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार मार के लिखिएगा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था, तो 1976, 42वें संविधान संशोधन। हटा नहीं सकते। हाँ लिखे जल्दी। एक बच्चा नहीं आ रहा है जी, वो जो बोलते रहता था, क्या नाम है उसका, उनका विकास, नाम किसी का नहीं पता, बस केवल चेहरा सबका याद हो जाता है, नाम में सब कुछ रखा है। अब तू कहेगा कि हमरे नाम नहीं जानते, बोला है नाम में क्या रखा है। हैं? चेहरा में सबको पता है, चेहरा सबको याद हो जाता है। हैं? अच्छा तो नाम, अच्छा नाम, आपका नाम क्या है, मतलब कि आपको डर है, मतलब कि तुमको लगता है कि हमको हमको कुछ करेगा, तो फिर तो नाम, हाँ तो पहले आप ही का नाम जानते हैं, क्या नाम है आपका, गोपाल। अच्छा ठीक है, सबका नाम है, आपका क्या नाम है, चंद्र। कहाँ कहाँ घर कहाँ है, कहाँ से घर है, आपका कहाँ घर है, सिल्लूगुड़ी, ये कहाँ है, अच्छा नवादा। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं, बक्सर से हैं। हमको बक्सर एक बार लेके चलेगा तो खाली चौसा घुमा दीजिएगा, ठीक है। आपका क्या नाम है, हाँ? पवन, रौनक, अच्छा नाम है जी। आप कहाँ से हैं? पटना से ही हैं, यहीं पे घर है, अच्छा ठीक। तब थोड़ा आपका थोड़ा कीजिएगा, अगर कुछ होगा तो फिर आपको बुलाएंगे, देखा कह रहा है कि सर कोई कुछ करेगा तब कैसे कहिएगा, तो आप नंबर दे दीजिएगा, आप ही को बुला लेंगे कि देखिए ये कुछ कर रहा है, नहीं जी। हाँ आपका क्या नाम है,
आप कहाँ से? समस्तीपुर। समस्तीपुर। आप कहाँ से? अच्छा, आप दोनों समस्तीपुर के हैं, ठीक है। आपका? तहसील बाजार। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? अच्छा, नाम है। अच्छा चलिए, क्या नाम? अच्छा, नाम फिर से बोलिए। तहसीन राजा। बहुत यूनिक नाम है जी। अच्छे नाम है। आप कहाँ से? बिहार शरीफ। सिवान। फिर से तहसीक राजा। तहसीन रजा। तहसीन रजा। हाँ, अच्छा नाम है जी, बहुत अच्छा, अच्छा लगा। अच्छा, आपका? संदीप कुमार। आप कहाँ से? बरोगा। भभुआ। कैमूर। कैमूर है, ये आप ही के बगल में है। ये भी आप ही के बगल में। कैमूर नहीं है जी? अच्छा, आप कहाँ से? अच्छा, गांव आरा में है, लेकिन पूरा फैमिली झारखंड में रहते हैं। हाँ। पटना, पापा का पोस्टिंग पटना में है। आप केवल यहाँ रहती हैं पढ़ाई करने के लिए? आपका नाम क्या है? नेहा। आपका? अंजू। आप कहाँ से? तो दोनों सिस्टर हैं, बहन हैं। आपका क्या नाम है? कौन सा जमाल? इसी लोग। फिर से बोलिए। नेसा। जमाल ठीक रहे, चलेगा ना? चलिए, आप कहाँ से? गोपालगंज। आपका? आप कहाँ से? बस केवल प्राची। गोस्वामी। आपका क्या नाम है? गुंजा रानी। अच्छा, गुड़िया रानी। आप कहाँ से? अच्छा, घर कहाँ है? आरा डिस्ट्रिक्ट। दानापुर से रोज आती हैं? अच्छा, आप हॉस्टल में रखी हैं? अच्छा। और ससुराल से नहीं पढ़ने आती हैं? दानापुर कितना दूर है? हाँ, दूर तो है। आप रोज आते हैं दानापुर से? फुलवाड़ी शरीफ से। और आपका क्या नाम है? रिंकी। आप कहाँ से? बाढ़। चलिए, अब सबका नाम याद हो गया। याद नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए, अब सुनो। हाँ, अब सुनिए ध्यान से। सबका नाम, अरे माई कौन था जी? चलो कोई बात नहीं। अब सुनिए ध्यान से। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना को। तीन बातें जोड़ी गई, कौन कौन सी? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है ना? तीन बातें, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कब जोड़ी गई? 1976 42वें संविधान संशोधन में। एकदम बात ध्यान रखना। 42वें संविधान संशोधन 1976 में तीन बातें जोड़ी गई हैं प्रस्तावना में, कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। बोले कोई दिक्कत है? नहीं है। उसके बाद कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान को, सॉरी, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, लेकिन उसमें कह दिया गया कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसको बदल नहीं सकते। ठीक है ना? उसको चेंज नहीं कर सकते। मेन इस लाइन को एकदम अंडरलाइन कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं। कहता है कि इसके मूल ढांचा को हम बदल नहीं सकते। ठीक है ना? इतना ये रहने दीजिए, ये नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ये नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है। मेन ई वाला ध्यान रहना चाहिए। आगे देखिए, आगे कह रहा है किसका स्वरूप? इसका स्वरूप। अब सुनो पहले। अब हो गया ना इतनी बातें? अब सब याद हो गया? चलिए, प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1940 को। कोई दिक्कत? पहला लाइन याद हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि जो प्रस्तावना है, क्या जी? प्रस्तावना। प्रस्तावना में, हाँ, प्रस्तावना का वर्ड कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कि प्रस्तावना वर्ड कहां से? अमेरिका से। और उसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
ये क्या है, हम भारत का लोग, ये इसका स्वरूप है, इसका स्वरूप है। उसके बाद हमारे समाज में, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहिए, हाई कोर्ट कहिए, सुप्रीम कोर्ट कहिए, 3 प्रकार के न्यायालय होती हैं। कौन कौन? न्याय 3 तरीके से, कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमेशा ध्यान रखना, धार्मिक न्याय नहीं होता है, ठीक है ना, धार्मिक न्याय नहीं होता है। बाकी यहां से और कोई सवाल नहीं बनते। उसके बाद कहता है यहां से कि संविधान का आत्मा कौन है? प्रस्तावना। अगर वक्ता का नाम दे दे कि भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कौन है, तब अनुच्छेद 32 होगा। और अनुच्छेद 32 में 5 तरह के रिट जारी होते हैं, वो पूरा रिट हम आपको याद करवा देंगे बाद में। अब कहता है, इसको नहीं याद रखे कोई बात नहीं है, कहता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976, एकदम ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 बातें जोड़ी गई हैं, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंड। कोई दिक्कत? समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद कहता है कि केशवानंद भारती कब है? 1973 में। और यहीं से कह दिया गया कि संविधान का यह अंग है, लेकिन इसका मूल ढांचा को हम बदल नहीं सकते। बोले कोई दिक्कत? चलिए अब देखो, अब है आपका मौलिक अधिकार। अब क्या है? मौलिक अधिकार। लेकिन ये क्या है? भाग 3। तो इससे पहले अगर आप भाग 1 और भाग 2 नहीं पढ़े है ना, तो भाग 1 और भाग 2 पहले कर लिया जाए, तब भाग 3 करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं भाग 1। क्या पढ़ेंगे? भाग 1। गायब कैसे होगा? छुट्टी चाहिए? और पढ़िए, घर जाके का कीजिएगा? बोलिए, घर जाके का कीजिएगा? कुछ कीजिएगा? क्या करवा दो? भाग 1 खत्म हो जाएगा। भाग 1 में 4 गण अनुच्छेद है, 4 को खाली लिखेंगे, हो जाएगा खत्म। अगर समझना पड़ेगा तो कम से कम 45 मिनट।